वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ के लिए जीएस के टेस्ट की और जीएस के टेस्ट में ये है इसका सेकंड पार्ट। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब ये जो है हम इसमें क्वेश्चन 51 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। UNREDD एक बहुपक्षीय सहयोगी कार्यक्रम है। ये किसका कार्यक्रम है आपको बताना है। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन का, ठीक, दूसरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का और तीसरा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। ये आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है ये सभी जो है UNRED के जो है सहयोगी कार्यक्रम है, याद रखना, ठीक। UNREDD, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। किसका प्राचीनतम साक्ष्य हरियाणा के पुरातात्विक स्थल बालू से प्राप्त हुआ है? कपास का, मेहंदी का, लहसुन का या अंगूर का? तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन सी, याद रखना। हरियाणा के बालू नामक स्थान से लहसुन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53। ब्लैक कॉरिंथ निम्नलिखित में से किस फसल की प्राचीन यूनानी किस्म है? ब्लैक कॉरिंथ। तो ब्लैक कॉरिंथ की अगर हम बात करें साथियों तो ब्लैक कॉरिंथ जो है ये अंगूर की एक प्राचीनतम यूनानी फसल है। 54 देखिए। बराबर गुहा अभिलेख में राजा अशोक के क्या नाम है? ऑप्शन अशोक वर्धन, बुद्ध शाक्य, मगधाधिराज या पियदस्सी राजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन डी, पियदस्सी राजा इसका करेक्ट आंसर है। बराबर गुहा लेख में राजा अशोक का नाम जो मिलता है वो पियदस्सी राजा मिलता है। बाकी अगर मैं अशोक वर्धन की बात करूं तो ये आपको मिलेगा विष्णु पुराण में, ध्यान रखना, विष्णु पुराण। बुद्ध शाक की बात करूं तो ये मिलेगा मास्की अभिलेख में। मगधाधिराज की बात करूं तो ये मिलेगा भाब्रू अभिलेख में, याद रखना। और पियदस्सी राजा मिलेगा बराबर गुहा लेख में। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है और ये फलों के वर्गीकरण पर आधारित है। अंजीर किस तरीके का फल है? कटहल किस तरीके का है? मक्का और संतरा, ये आपको बताना है। देखो, अंजीर जो है साथियों, जो पहला हम देखें अगर तो ये आपको मिलेगा साइनोकस। इसका जो टाइप है वो क्या है? साइनोकस है। तो पहले का ए। कटहल की हम बात करेंगे अगर तो ये है सोरोसिस, याद रखना, ठीक। मक्का की अगर हम बात करेंगे तो मक्का है कैरियोप्सिस। और संतरा की बात करेंगे तो संतरा है हेस्पेरिडियम। तो ए का पहला, ठीक है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए 56 देखिए। अवध में पृथु नामक भयानक विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? 56। तो पहले तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना मुगल शासक, ये अपने आप में गलत है, ध्यान रखना। मुगल शासक के समय में नहीं हुआ ये। पृथु नामक जो विद्रोह है ये हुआ है इल्तुतमिश के समय पे, याद रखना। 57 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। गेम्बूसिया मछली गेम्बूसिया तालाबों और कुओं में मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है। गेम्बूसिया क्या है? तो साथियों याद रखना, गेम्बूसिया एक मछली का टाइप है और ये ऐसी मछली है जो अंडे खा जाती है। ये जो है अंडों को खा जाती है मच्छरों के। तो मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनको खा के ख़त्म करती है और इससे क्या होता है? इससे जो है मच्छरों की तादाद में काफ़ी कमी आ जाती है। तो गेम्बूसिया एक मछली है जो कि नियंत्रित करती है मच्छरों की आबादी को। 58 देखिए। किन दो माध्यमों में ध्वनि की चाल लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर समान होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, लोहा और स्टील। तो 58 का अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो देखिए 58 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है 3 और 4, यानी लोहा और स्टील की जो
लोहा और स्टील में जो ध्वनि की चाल है वो करीब करीब एक बराबर होती है 25 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, किस में कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 1284 मीटर पर सेकेंड। एल्यूमिनियम में होती है 6420। लोहा में होती है 5950 मीटर पर सेकेंड, और इतनी ही लगभग 5960 मीटर पर सेकेंड होती है स्टील में। तो करीब करीब इनकी बराबर होती है, लिखा है ना, लगभग बराबर होती है। 59 देखिए, मिनहाज उस सिराज किसके बारे में कहता है कि ऐसा गुणवान, दयालु हृदय और विद्वानों का एवं धर्म उपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। तो ये जो स्टेटमेंट है मिनहाज उस सिराज का, ये किसके लिए है? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, जहांगीर या अकबर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट है मिनहाज उस सिराज का, ये स्टेटमेंट है दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान जिनका नाम है इल्तुतमिश। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इल्तुतमिश के लिए है। इसमें इल्तुतमिश कहीं दिया नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, चर्म रोग किसके कारण होता है? रेटिनॉल, बायोटिन, फॉलिक एसिड या कैल्सीफेरॉल? तो पहले तो आपको इनके वैज्ञानिक नाम पता हो तभी तो आप बता पाओगे। मतलब वैज्ञानिक नाम तो ये दिए ही हैं, इनका विटामिन नेम क्या है ये आपको पता हो तब आप कर पाओगे। देखिए, रेटिनॉल को बोलते हैं विटामिन ए, बायोटिन को हम लोग बोलते हैं B7, फॉलिक एसिड को बोलते हैं B9 और कैल्सीफेरॉल को बोलते हैं विटामिन डी। ठीक, अब चर्म रोग किसकी वजह से होता है? तो ध्यान रखना, चर्म रोग जो होता है B7 की कमी से हो जाता है। किसके कारण नहीं, बेसिकली अगर बॉडी में B7 यानी बायोटिन की कमी हो गई तो फिर आपको चर्म रोग हो जाएगा। ठीक है, रेटिनॉल की वजह से रतौंधी होता है, फॉलिक एसिड की वजह से एनीमिया होता है, रक्त अल्पता, और कैल्सीफेरॉल की वजह से होता है सूखा रोग। विटामिन डी की वजह से क्या होता है? सूखा रोग होता है, ध्यान रखना। 1924 में किसने महार आंदोलन शुरू किया था? तो याद रखेंगे, महार आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति हैं भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर इसमें ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखना, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का संबंध जो है वो महार जाति से ही है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, क्या रीजन है। पहला एक कथन देखिए, सिंहासन पर बैठते ही सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने 1267 में मेवातियों का दमन किया। मेवो या मेवाती एक ही बात है, याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं। और कथन है, दिल्ली के दोआब में मेव जनजातियों का बहुत आतंक था। तो आपको बताना है इसमें, देखिए, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली के दोआब क्षेत्र में जो मेवाती हैं इनका बहुत आतंक था। ये बात सच है, ये जो स्टेटमेंट है दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने मेवातियों का दमन किया 1267 में, तो ऐसा नहीं है। 1267 में तो जो है फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर था ही नहीं। 1267 में जो व्यक्ति गद्दी पे था वो था बलबन, और बलबन ने ही गद्दी पर बैठते ही मेवातियों का दमन किया। इसके बाद उसने अवध के क्षेत्र में जो कटेहर हैं उनका दमन किया। तो आर जो है ये तो सही है, बट ए जो है गलत है, तो ए गलत आर सही। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 63 देखिए, सही विकल्प आपको चयन करना है। 63 आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ठीक हैं। पहला देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच दीक्षा को आधुनिक रूप देने के लिए और ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का चयन किया है। ठीक है, याद रखना। हाल ही में उड़ीसा के बरगढ़ जिले में एक वेक्टर जनित बीमारी स्क्रब टाइफस नामक संक्रमण की पुष्टि की गई है। तीसरा, हाल ही में चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 20 जुलाई 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया और इस विधेयक को 27 जुलाई 2023 को राज्यसभा द्वारा
और 31 जुलाई 2023 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो, पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी ये तीनों ही सही है, यानी उपरोक्त सभी का यहाँ हम चयन करेंगे। 64 देखिए, एक तरफ दिया हुआ है फुल फॉर्म और एक तरफ दिया हुआ है एब्रीविएशन, तो आपको एब्रीविएशन का फुल फॉर्म बताना है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, बिल्कुल सही है। एमपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये भी सही है। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी सही है। और एचटीटीपी का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, नहीं होगा, प्रोटोकॉल होगा। तो यहां पर होगा प्रोटोकॉल और यहां पे लिखा है प्रोग्राम, तो यही गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी सब ठीक लिखे हैं। 65 देखिए, 1997-98 के दौरान शुरू हुए आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय के अंतर्गत वर्ष 2022 तक कितने नए विद्यालय खोले जाने हैं? तो ये जो टारगेट था 2022 तक का, ये 462 जो है नए हम एकलव्य विद्यालय खोलेंगे। ये एकलव्य विद्यालय जो है आदिवासी क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में, या फिर जो एसटी वाले जो इलाके हैं, एसटी वाले इलाकों को हम बेसिकली आदिवासी एरिया कहते हैं, वहाँ पर जो है हम खोलेंगे एकलव्य आवासीय विद्यालय। आपको याद रखना है ये योजना कब से शुरू हुई है? 1997 और 1998 से। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत 17 में है, बिल्कुल सही बात है। उपाधियों का अंत 18 में है, बिल्कुल सही बात है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 में है, बिल्कुल सही है। और मौलिक कर्तव्य 51 में है, बिल्कुल सही है। चारों ही सही है, इनमें कोई गलत नहीं है। ये सवाल ही गलत है, हमारा ध्यान रखेंगे। ये सब सही है, ठीक है। आप लोग एक बार इनको चेक कर लेना सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन 66 जो है इसमें करेक्शन होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन सही है, मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अब आपको बताना है 67, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, 1 किलोबाइट यानी केबी में होते हैं 1024 बाइट, बिल्कुल सही बात है। 1024 केबी में होते हैं 1 मेगाबाइट, बिल्कुल सही बात है। और 1024 मेगाबाइट में होता है 1 जीबी, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर दे रहा है 1 बिट बराबर 8 बाइट, ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 1 बाइट बराबर, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 1 बाइट बराबर 8 बिट, ये इसका सही जवाब होगा। बात समझ रहे हो? दोबारा लिख देता हूँ, ये होगा 1 बाइट बराबर 8 बिट, ठीक, ये होगा। यहाँ पर उल्टा दे दिया है, तो यही इसका सही जवाब है। 68 देखिए, वर्ष 2014 के भाषण में घोषित जल मार्ग विकास परियोजना के किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? तो 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन ये संभवतः पूरा नहीं हो पाया है, तो ध्यान रखना। 69 देखिए, मंगोल बहादुर ने किस शासक के समय पर लाहौर पर आक्रमण किया? ऑप्शन मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नासरुद्दीन महमूद। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मुइजुद्दीन बहराम शाह, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इनमें से गलत विकल्प का चयन करिए। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, सही बात है। एस्परजिलियस जो है ये साइट्रिक अम्ल बनाने में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही बात है। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, बिल्कुल करता है। देखिए, राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है, ये मटर के जो पौधा होता है उसकी जड़ों में पाया जाता है। और अगर आप मटर का प्रोडक्शन करते हो अपने खेत में, तो नेचुरली जो है उसका जो नाइट्रोजन लेवल है वो अप हो जाता है, नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, अपने आप से बढ़ जाता है ना। तो राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये बात सच है। और यीस्ट जो है अल्कोहल के उत्पादन में यूज होता है, सही बात है। ये सारे के सारे सही हैं, इनमें कोई भी गलत नहीं है, ये सब के सब ठीक है। 71 देखिए, जोधपुर स्थित पंडवा के संस्कृत अभिलेखों में उल्लेख किया गया है कि किस मुगल शासक के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 71।
ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना, ठीक है। और ये कोई मौर्य शासक, मतलब ये कोई मुगल शासक नहीं है, ये भी याद रखना। 72 देखो, इबोला को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा कब घोषित किया गया? इबोला जो है ये कोविड-19 से पहले आया है, याद रखना। ऑप्शन है 13, 14, 15, 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 2014 में इसको हमने घोषित किया, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमने इसको एक डेडली वायरस घोषित किया। कौन सा कथन इनमें सही है ये आपको बताना है। तो आसान है, आप लोग इसको कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग दिमाग से जुड़ा हुआ है, इसे दिमागी बुखार भी कहते हैं, ये भी ठीक है। हेपेटाइटिस बी से यकृत प्रभावित होता है, सही बात है। रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों में होती है, ये भी सही है। तो इनमें से सारे के सारे कथन हमारे सही हैं, 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सब सही है, कोई गलत नहीं है। 74 देखिए, इनमें से कौन सी धान की महत्वपूर्ण प्रजाति है? धान की, तो एक एक करके जान लेते हैं। इनमें से जो नाम लिखे हैं ये किसकी प्रजातियां हैं? देखिए, काशी लालिमा जो है ये भिंडी की है, ओकरा। भिंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओकरा। C1148 किसकी है? गन्ने की। कंचन किसकी है? तो कंचन है आंवला की, ठीक। अब धान की कोई है नहीं, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखिएगा। 75 देखिए, किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की? ऑप्शन महादेव गोविंद रानडे, रघुनाथ राव, बहराम जी मालाबारी। 75 करेक्ट आंसर अगर हम इसका देखेंगे तो करेक्ट आंसर है इसका महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव जी, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन पे अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। 76 देखिए, कोलों द्वारा कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में 1831 में किया गया था? ये आपको बताना है। बिरसा मुंडा, राजा परहाट, बुद्धो भगत या चक्र बिश्नोई? करेक्ट आंसर है इसका बुद्धो भगत, याद रखना। छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ है। बिरसा मुंडा ने क्या किया है? मुंडा विद्रोह, ठीक। नवीनतम कृषि डेटा 2023 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन मलबरी रेशम का किया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ये बात क्या सही है? बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं इसमें। भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मलबरी सिल्क का होता है। वन्य सिल्क में तसर, इरी और मूंगा सिल्क शामिल होती है, ये भी सही बात है। और कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सिल्क का प्रोडक्शन स्टेट है, ये भी सही है। तो ए, बी और सी तीनों ही ठीक है, कोई गलत इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों सही। 78 देखिए, कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, कोई डाउट नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से ली गई है और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। लेकिन संवर्ती सूची अमेरिका से नहीं ली गई है, बल्कि संवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखो 79, अल्फा केरेटिन क्या है? एंजाइम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, क्या है? तो देखते हैं इसका सीधे सीधे आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटीन। और ये कहाँ पाया जाता है? ये प्रोटीन त्वचा में पाया जाता है, अल्फा केरोटीन। 80 देखिए, कौन केरल में 1891 में शुरू हुए नायर आंदोलन के संस्थापकों में नहीं था? ऑप्शन देख लो, सी.वी. रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई, एम पद्मनाथ पिल्लई। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों ही इसके संस्थापक हैं, ठीक है। सी.वी. रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई और एम पद्मनाथ पिल्लई, ये तीनों इसके संस्थापक हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, 80 का डी हो जाएगा, ठीक है। इन लोगों ने 1891 में केरल में शुरू किया है नायर आंदोलन। 81 देखो, विषम विकल्प का चयन करना है, इनमें से एक ऐसा है जो अलग है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक, कोई डाउट नहीं इसमें। रॉलेट एक्ट 1919 में आया है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हुआ। तो
तो जलियांवाला बाग भी 1919 में है। लेकिन अहमदाबाद सत्याग्रह 1919 में नहीं है, ध्यान रखना। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी ने किया है 1918 में, और ये गांधी के द्वारा किए जाने वाला दूसरा आंदोलन था। ध्यान रखना, पहला उन्होंने आंदोलन किया था बिहार में और दूसरा आंदोलन किया था अहमदाबाद में, जो कि मिल मालिकों के खिलाफ हुआ था प्लेग बोनस के कारण, ये भी याद रखना। 82 देखिए, कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिंस, ऑक्सिन, या इनमें से कोई नहीं। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है एथिलीन। ध्यान रखना, एथिलीन जो है एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन की उपस्थिति में ही तो जो है फल पक जाते हैं, आपने सुना होगा। तो एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब इनमें से कोई दिया नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखना। 83 देखिए, किस संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक नए निकाय के साथ बदल दिया? ऑप्शन 1999 99वां संविधान संशोधन 2014, 100वां संशोधन 2015, 101वां 2016 और 102वां 2018, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, याद रखना। ठीक है, हाँ ठीक। तो इस संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से बदल दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करके इसको कैंसिल कर दिया। तो आज के समय में भी जो नियुक्ति हो रही है वो कोलेजियम प्रणाली से ही हो रही है, याद रखना, इस आयोग से नहीं हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। इंसुलिन क्या है आपको बताना है। तो इंसुलिन जो है ये एक प्रकार का एंजाइम है? नहीं, एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है। पहली बात, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। यह रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी कमी से व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित हो जाता है, ये भी सही बात है। ठीक है, याद रखना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हम ये देखें इंसुलिन निकलता कहाँ से, ये भी याद रखिएगा। तो इंसुलिन निकलता है लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से, ध्यान रखना। लैंगरहैंस, ये पेपर में पूछा जा चुका है। लैंगरहैंस की द्वीपका से निकलता है इंसुलिन, और ये जो है बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, जिसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं? 85। तो ये हमने सबसे पहली बार जो अपनाया है वो अपनाया है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ही हमने अपना संविधान जो है अंगीकृत और आत्मर्पित कर लिया था, और पूर्ण रूप से हमने इसको लागू किया है 26 जनवरी को। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार हमने ये वेट क्यों किया। 26 नवंबर को जब संविधान बन गया था तो हमने 26 जनवरी तक वेट क्यों किया? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आखिरकार हमने ये इंतजार क्यों किया। ठीक, आगे देखो 86 देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 की है, ठीक है। मातृ वंदना योजना भी 2017 की है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी 2017 की है, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएम मुद्रा स्कीम जो है 2017 की नहीं है, ये है 2015 की, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 87 देखिए, नवीनतम कृषि डेटा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है? ऊन, तो मैंने जो है ये डेटा आपको ऑलरेडी दिया है, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने ये डेटा नहीं देखा है तो एग्रीकल्चर और मिनरल का जो डेटा है इसको एक बार जाके देख लो। मतलब एग्रीकल्चर का डेटा दिया है, मिनरल का भी नहीं दिया है, इसको जाकर के देख लो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो है एग्जाम में चीज़ें मिलेंगी, पक्की बात है। फिलहाल जो इसका आंसर है वो है राजस्थान, याद रखना। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन हो रही है, उसके बाद नंबर आता है जम्मू एंड कश्मीर का, और जम्मू एंड कश्मीर के बाद नंबर आता है तेलंगाना का। ठीक है, याद रखिएगा। 88 देखिए, एक तरफ फसल है, एक तरफ उसके मेनली जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो स्टेट है। चलिए देखते हैं। देखिए, अब सोयाबीन का जो आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो महाराष्ट्र कर रहा है, ध्यान रखना। अब ऐसा मत सोच लेना सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है मध्य प्रदेश कर रहा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, तो ऐसा लॉजिक लगाओगे तो गलत हो जाएगा। फिर तो आप मसाले का जो है जवाब, फिर तो वो आप केरल दोगे, तो केरल तो ऑप्शन में ही नहीं है।
मसाले का आज के समय में सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है एमपी। गन्ना और चीनी में यूपी नंबर 1 है और सूरजमुखी में कर्नाटक नंबर 1 है। ये हो गया इसका सही मिलान। इसको देख लो, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक लेटेस्ट एग्रीकल्चर का डेटा तो जाकर के देखिए, वहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। 89 देखिए, संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। दूसरा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इस सवाल को थोड़ा सा हमने पहले भी देखा है, मुझे याद आ रहा है कुछ। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया है ये 24 जनवरी को नहीं अपनाया गया है, याद रखना। ये हमने अपनाया है 22 जुलाई 1947 को। तो ये वाला गलत है, बाकी नीचे वाले दोनों सही हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो 2 और 3 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला गलत है। 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 90 देखिए, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? वाइब्रेंट विलेज तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो है ये शुरू किया है वित्त मंत्रालय ने। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे नॉर्दर्न जो बॉर्डर पर जो हमारे गांव हैं उनको हम विकसित करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है खाली होते जा रहे हैं। खासकर उत्तराखंड सीमा पर जो गांव हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो वहाँ से जो है पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है बड़ी बड़ी मात्रा में। तो अब हम उनको जीवित करेंगे और वहाँ पर ऐसी सुविधाएँ लगाएंगे कि लोगों को अपना गाँव छोड़ करके बाहर ना जाना पड़े। तो बॉर्डर की कनेक्टिविटी देते हुए जो बॉर्डर एरियाज़ के गांव हैं उनको हम विकसित करेंगे, और इसी के लिए चलाया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बाय फाइनेंस मिनिस्टर। आगे देखो भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? हालांकि देखो अब तो ये मुझे लगता नहीं अब आएगा, क्योंकि 2021 में भी जो पेपर हुआ था उसी में जब जनसंख्या से कोई सवाल नहीं आया, तो मुझे लगता नहीं अभी भी पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 में हुई नहीं है, तो फिर मुझे लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है सी, याद रखना। सबसे कम लक्षद्वीप में, उससे ज़्यादा दमनदीप में, उससे ज़्यादा दादरा नगर हवेली में। हालांकि दमनदीप और दादरा नगर हवेली अब एक ही हो गए, तो ये डेटा रेलिवेंट अब नहीं है। 92 देखिए, कौन सा विकल्प इसमें गलत है? तो मैंने अभी ये डेटा आपको दिया नहीं है, मैं प्रयास करूंगा जल्दी ही आपको जो है मिनरल का लेटेस्ट डेटा दे दूं, जिससे जो है आप अपनी तैयारी को और अच्छे से पूरा कर पाओ। ठीक है, देखो भारत में बॉक्साइट, क्रोमाइट, लौह अयस्क और चूना, इस मामले में भारत आत्मनिर्भर बनने के करीब है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, भारत में काइनाइट, मैग्नीसाइट, मैग्नीज अयस्क, रॉक फास्फेट और सिल्मेनाइट आदि खनिजों की कमी है। और तीसरा, भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है इनमें, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 93 देखो सॉरी, फिर से जो है जनगणना से ही सवाल है, देख लो भाई। सीतापुर जिले में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है, ठीक। और दूसरा, बागपत जिले में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम है। कौन सा जो है इसमें कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही है, याद रखना। यूपी के सीतापुर में जो एससी जो जाति है वो सबसे ज़्यादा है, और बागपत में एससी की संख्या सबसे कम है। 94 देखो, रामग्राम जिसे वर्तमान में रामगढ़ ताल के नाम से जाना जाता है, कोलीय गणराज्य की राजधानी रही है। ये किस जिले में है ये आपको बताना है। रामग्राम 94। तो 94 का जो करेक्ट आंसर है ये है गोरखपुर। गोरखपुर जिले में मौजूद है रामग्राम, जिसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में की जाती है, और ये कोलीय गणराज्य की राजधानी रहा है। 95 देखिए, पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? तो 95 में जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष। यूपी के अगर हम पहले राज्यपाल की बात करें तो वो है सरोजनी नायडू, सबको पता है। पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष मैंने बताई दिए, और विधान परिषद के पहले अध्यक्ष हैं चंद्रभाल। ध्यान रखना, यूपी के पहले विधान परिषद अध्यक्ष। 96 देखो,
कौन सा उत्तर भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर बनाया गया, यानी शिखर युक्त उत्तर भारत का पहला मंदिर, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनिशिएंट इंडिया में गुप्त काल पढ़ा है और गुप्तकालीन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है तो फिर आप इसका आंसर कर पाओगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो है देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर। ये भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर था। इस तरीके से ये जो होता है ना, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये इसी को हम कहते हैं शिखर या विमान, और ये था भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर। ठीक है, किस काल में बना है तो याद रखिएगा ये बना है गुप्त काल में। गुप्तकालीन कला संस्कृति का उदाहरण है और भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है। भारत का पहला ईंटों से निर्मित मंदिर भी गुप्त काल में ही बना था, जो कि है भीतरगांव मंदिर कानपुर। भारत का पहला ईंटों से निर्मित मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पेपर में आती रहती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, 97 देखो, कौन सा कथन सही है? कांगो एकमात्र प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट सही है, हमने कई बार पढ़ा है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वही है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और वो है नील। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नील जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी, और विश्व की है तो अफ्रीका की भी है। यहाँ पर कह रहा है कि ये कांगो है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो 1 और 3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला और तीसरा। 98 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि से गोवा राज्य को कौन सा स्थान दिया गया? साक्षरता 98। तो गोवा का कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर है तीसरा, साक्षरता के अनुसार अगर आप देखोगे तो तीसरा। पहले पे कौन है? पहले पे है केरल, दूसरे पे है मिजोरम, और तीसरे पे आता है गोवा। ध्यान रखना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 राज्य हैं केरल, मिजोरम और गोवा। 99 देखिए, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? तो ये तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है, मैं समझता हूँ सबको इसके बारे में पता है ये कहाँ से होकर के गुजरती है। तो ये जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, सबको पता होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये गुजरती है 5 राज्यों से, और हमने इस टाइम को लिया है मिर्ज़ापुर से लिया है। और ये कहाँ से गुजरती है? यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है किस राज्य से नहीं गुजरती है, वो है गुजरात। गुजरात से नहीं गुजरती है, बाकी 5 राज्यों से गुजरती है जो मैंने आपको बताए। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प आपको चुनना है। तमिलनाडु राज्य पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से पहले स्थान पर है। पवन ऊर्जा में तमिलनाडु का पहला स्थान है, सही बात है। गुजरात राज्य पवन ऊर्जा की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, सही बात है। कर्नाटक राज्य तीसरे स्थान पर है, सही बात है। और ओडिशा राज्य चौथे स्थान पर है, नहीं, ओडिशा चौथे स्थान पर नहीं है, बल्कि चौथे स्थान पर आता है राजस्थान। तो यही स्टेटमेंट इसका गलत है और बाकी सारे के सारे सही है। तो ये हुई हमारी सीरीज। इसका एक पार्ट हम और लेकर के आएंगे जिसमें बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे, और फिर ये हमारा टेस्ट पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको महत्वपूर्ण मिल रहे होंगे, पूरा आप रिवीजन कर पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछे। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।